ऑलराइट, आज का टॉपिक है हमारा जर्म सेल डिटर्मिनेशन। इसका मीनिंग अगर हम देखें नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जर्म सेल डिटर्मिनेशन को हम लोग मान के चलते हैं कि ये जर्म सेल्स का डिटर्मिनेशन है। दैट मीन्स यहाँ पर जो जर्म सेल्स बनते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से बन रहे हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसी चीज को हम बोल रहे हैं जर्म सेल डिटर्मिनेशन। दैट मीन्स वो किस तरह से, किस प्रोसेस से डिटरमाइन हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे जीन्स हैं जो उनके डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये सब चीजें हम थोड़ा सा पास्ट में, थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ें। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखेंगे कि जर्म सेल्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे उनका फॉर्मेशन हो रहा है, कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जो उन तक मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर जगह पर डिटरमाइन होके बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। राइट, तो नॉर्मली अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीमेटोड्स में जर्म सेल डिटर्मिनेशन। नीमेटोड्स में सबसे पहले टी बोवेरी, थियोडोर बोवेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टडी किया था और ऑर्गेनिज्म का नाम था एस्कैरिस मेगैलोसिफेलिस। एस्कैरिस मेगैलोसिफेलिस ये साइंटिस्ट का नेम, सॉरी ऑर्गेनिज्म का नेम है। थियोडोर बोवेरी ने इसे स्टडी किया था। मॉडर्न डे में हम इसको एस्कैरिस बोल रहे हैं, पहले इसे प्रोएस्कैरिस के नाम से जाना जाता है। प्रोएस्कैरिस एक्वेटिकस ऐसे करके नाम था। मॉडर्न डे में हम इसे मेगैलोसिफेलिस के नाम से जानते हैं। सेकेंडली, अगर हम नेमेटोड्स में देखें, एक चीज ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, जो यहाँ देखते हैं, ये हम क्रोमोसोम्स देखते हैं। राइट,
हमने फॉर्मेशन प्रोसेस यहाँ पर देखा। तो इस प्रोसेस में हम यहाँ ये पूछ के चलते हैं कि 2 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैप्लॉइड सेल में प्रेजेंट रहते हैं। देखिए ये इनका ऑर्गेनाइजेशन है कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि 2 क्रोमोसोम्स हर एक पर्टिकुलर हैप्लॉइड सेल के अंदर व्यवस्थित है। अब जब हम यहाँ पर डिवीजन देखते हैं तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे हम इस पोल को मान के चलते हैं कि ये एनिमल पोल है और ये हमारा वेजिटल पोल। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एनिमल पोल है और वेजिटल पोल है वहाँ दोनों की तरफ क्रोमोसोम्स व्यवस्थित है, बहुत अच्छे से क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन वहाँ प्रेजेंट है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि ये जो सेल था यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है और इस क्लीवेज के कारण यहाँ पर क्लीवेज कौन सा है, इक्वेटोरियल टाइप का है। 2 सेल्स बन रहे हैं। नीचे वाला जो वेजिटल पोल वाला सेल है उसकी क्रोमोसोम्स एकदम परफेक्ट है, नॉर्मल है, राइट। लेकिन जो ऊपर वाला एनिमल पोल वाला ब्लास्टोमेयर है उसके क्रोमोसोम्स हम देखेंगे बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो रहा है, टुकड़ों में टूट गया है और अब ये जाके डिसफंक्शनल होने वाला है। अब इसका कोई फंक्शन नहीं रह पाएगा। तो हम यहाँ ये चीज बोलते हैं कि यहाँ पर इस चीज को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिम्यूनेशन। कि क्रोमोसोम का डिमिनिशन हो गया, बहुत डिमिनिश हो गया, बिल्कुल स्मॉल फॉर्म में आ गया, टुकड़े हो गए और अब उसका फंक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो ऊपर वाले सेल में हमने मान के चला है कि यहाँ क्रोमोसोमल डिमिनिशन हुआ, नीचे वाले सेल में क्रोमोसोम्स नॉर्मल। अब जब नेक्स्ट क्लीवेज हुआ तो हमने देखा ऊपर वाले सेल्स में मेरिडियोनल क्लीवेज हुआ जो बीच में से क्लीव कर रहा है सेल्स को और 2 सेल्स डिवाइड हुए। तो क्योंकि यही सेल 2 सेल्स में डिवाइड हुआ है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों में क्रोमोसोमल डिम्यूनेशन प्रोसेस होना चाहिए। वहीं क्योंकि ये सेल में कौन सा डिवीजन हुआ है, इक्वेटोरियल डिवीजन हुआ है, इक्वेटर रीजन के थ्रू 2 सेल्स और बने हैं, इसको हम 4 सेल स्टेज बोल सकते हैं, इसको हम 2 सेल स्टेज बोलेंगे, राइट। तो इस तरह से 4 सेल स्टेज में इक्वेटोरियल डिवीजन हुआ है और 2 सेल्स और फॉर्म हुए हैं। तो उसके कारण हमने देखा कि यहाँ पर दोनों में क्रोमोसोम्स वैलिड थे, नॉर्मल थे। लेकिन धीरे धीरे इस डिवीजन के दौरान ही हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स थे जो मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चलते हैं वेजिटल पोल के 2 सेल्स हैं। इसे हमने बोला फर्स्ट सेल और इसे हमने बोला सेकेंड सेल ऑफ वेजिटल। कि जो एनिमल की पोल की तरफ जो सेल है वेजिटल पोल वाला सेल जो एनिमल पोल की तरफ है उस सेल में भी हम देखेंगे कि क्रोमोसोम डिम्यूनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम बाद में देखेंगे तो हम देखेंगे 3 सेल्स में क्रोमोसोमल डिम्यूनेशन था, लेकिन जो सेल मोस्ट प्रोबेबली वेजिटल पोल की तरफ था, सबसे ज्यादा नीचे की तरफ था, वेजिटल पोल की तरफ ही प्रेजेंट था, उस सेल में कोई क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस नहीं आए और यहाँ पर उस एज अ रिजल्ट हमने क्या देखा कि यहाँ क्रोमोसोम्स नॉर्मल प्रेजेंट हैं, फंक्शनल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे इस तरह की क्रिया हम साइंटिस्ट ने देखी और ऑब्जर्व की, फिर उसकी बेसिस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी उन्होंने कंडक्ट। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं 3 सेल्स जो थे उनमें से क्रोमोसोम लॉस्ट हो गया तो ये तीनों सेल्स जो हैं ये सोमैटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। ये सोमैटिक सेल्स बनाएंगे बॉडी की। बाकी जिसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो हमारा जर्म सेल बनाएगा, ठीक है। उससे आगे जाकर जर्म सेल का फॉर्मेशन होगा। तो ये थ्योरी दी गई थी कि बाकी जितने भी क्रोमोसोम एब्सेंट रहे थे सारे सेल्स मिलकर सोमैटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो जर्म सेल बनता है। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये भी डिफाइन किया गया कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जरूरी भी है ताकि क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को रिस्टोर करके रख सके, ताकि अगर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाए, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में जाए, नेक्स्ट जनरेशन में, तो सेम ऐसे की ऐसे आइडेंटिटी वाले क्रोमोसोम्स आगे की ओर ट्रेवल करें
तो वहां पे रिस्टोरेशन हो पाएगा। तो इस तरह से जर्म सेल का डिटर्मिनेशन हुआ अलग अलग तरीके से और जर्म सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब हम एक्सपेरिमेंटली एक चीज को देखेंगे कि साइंटिस्ट ने क्या किया, एम्ब्रियो स्टेज में ये जो एम्ब्रियो था इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सबको पता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रोटेशन होगा इस सेल का बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो उस रोटेशन के कारण क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो एस्टर्स थे वो 90 डिग्री पे आ गए पहले की पोजीशन से। पहले एस्टर्स ऐसे यहाँ और यहाँ पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे हमने एस्टर्स देखे तो 90 डिग्री की पोजीशन पे दिखे, राइट। ठीक है, इनमें डिवीजन हुआ। राइट, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इन सेल्स में डिवीजन हो रहा है और डिवीजन के साथ साथ यहाँ पर हमें डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेज में भी डिविजन होंगे। ये एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया हमने, तो एस्टर्स जो थे साइड पोजीशन पे 90 डिग्री एंगल पे आ गए और फिर डिवीजन होना स्टार्ट हुआ। डिवीजन हुआ तो सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि पहले के दोनों सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट। ठीक है, पहले बात कर रहे हैं हम, तो पहले नॉर्मल प्रेजेंट, राइट, इस तरह से प्रेजेंट। लेकिन जब धीरे धीरे उनमें और डिवीजन होने लगा तो हमने देखा कि ये वाले जो थे सेल्स डिवीजन के साथ फोर्थ सेल स्टेज में आते आते इन सेल्स में क्रोमोसोमल डिविजन होने लगा और नीचे के जो दो सेल्स थे उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। उनका जो हम मान के चलते हैं क्रोमोसोम है बिल्कुल नॉर्मल। मतलब हमने ये मान के चला कि इस सेल के अंदर कहीं पे क्रोमोसोमल डिविजन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, जो जैसे जैसे एस्टर्स नॉर्मल पोजीशन पर
प्रॉपरली हमें शो होने लगा और नीचे वाला शो नहीं हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर हमें दो प्रकार के अलग अलग टाइप के सेल्स यहाँ देखने को मिले। इसलिए मैंने पहले यहाँ बनाया था कि इस सेल के अंदर कहीं क्रोमोसोमल टर्मिनेशन वाली प्रोसेस हुई होगी, तभी जाके ये दो सेल्स इस तरह के हमें देखने को मिले और एस्टर्स की पोजीशन धीरे धीरे नॉर्मल होने। तो ये 4 सेल स्टेज है जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाने की कोशिश की और फिर बाद में उन्होंने बताया कि मे बी यहाँ एक ऐसा फैक्टर प्रेजेंट है इन सेल्स के अंदर जो इनको आगे जाकर कुछ बनाने नहीं देता, क्रोमोसोम कंटिन्यूटी में नहीं रखने देता और भी किल कर देता। ठीक है, वो फैक्टर पी ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं, राइट, कि पी ग्रेन्यूल्स वहां पे प्रेजेंट हो और इस कंटिन्यूटी को बना के रख रहे हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे प्रोसेसेस हैं और ये जो है ये P4 ब्लास्टोमेयर्स से जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है इनके अंदर, राइट। P4 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनमें जर्म सेल के फॉर्मेशन के। तो दैट्स व्हाई हम ये चीज मान के चल रहे हैं कि क्रोमोसोमल डिविजन की क्रिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी के कारण स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रह पाती है, इजीली वो फॉर्म हो पाती है। तो हमने माना कि पी ग्रेन्यूल्स ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो इस क्रिया को प्रमोट करते होंगे। इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि जैसा इंसेक्ट्स में वासा एंड नैनोस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दो प्रोटीन्स होते हैं जो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसी के सिमिलर वाले कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे भी उपस्थित रह सकते हैं जो कि इनको इस तरह की आकृति या संरचना दे रहे हैं। तो ये थी निमेटोड की बात कि निमेटोड्स में किस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है और जर्म सेल डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स में भी मोस्ट प्रोबेबली हम बात करेंगे ड्रोसोफिला। राइट, जब हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह का आता है कुछ इंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं वो अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, अभी तक निषेचन नहीं हुआ है, उससे पहले ही नॉर्मली इस तरह से इनके एग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें हम बात करेंगे पीजीसीज भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, जो जर्म सेल्स को आगे जाकर फॉर्म करेंगे उन्हें हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो 9th डिवीजन के बाद इनमें जर्म सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। जब डिविजन होते हैं, सिंसीशियम बनता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता जाता है, तब 9th डिवीजन के बाद जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता कहाँ है? फॉर्मेशन पोस्टीरियर रीजन में, यहाँ पर इस जगह पर यहाँ जर्म सेल्स या पीजीसीज उपस्थित रहते हैं जो जर्म सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम पोल सेल्स भी, ठीक है, और पोल सेल्स जहां प्रेजेंट हैं तो उस एरिया को हम पोल प्लाज्म भी बोल सकते हैं। राइट, जर्म सेल्स को पोल सेल्स इसलिए बोल रहे हैं, पोल पे प्रेजेंट हैं, और इस एरिया को जहां पे पोल सेल्स उपस्थित होंगे उसे हम पोल प्लाज्म नाम दे सकते हैं। इस पोल प्लाज्म में हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फिब्रिल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट रह सकते हैं। राइट, इस एरिया में हम मान के चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगा, फिब्रिल्स उपस्थित होंगे, इसी के साथ साथ पोलर ग्रेन्यूल्स भी यहाँ प्रेजेंट रह सकते हैं। राइट, तो पोलर ग्रेन्यूल्स को भी हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स और संरचनाएं यहाँ उपस्थित रहते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर 9th डिवीजन के बाद पीजीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। पीजीसीज के
फॉर्मेशन कहाँ हो रहे हैं, पोल पे हो रहे, इसलिए इन्हें पोल सेल्स बोला है। पोस्टीरियर रीजन में होगा, एंटीरियर भाग में नहीं होगा। इसी के साथ नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पोल प्लाज्म में पोलर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और फिब्रिल्स की उपस्थिति है। अब जब हम जीन्स लेवल पर बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे जीन्स भी हैं जो इन पोल सेल्स को यहाँ तक सीमित रखते हैं। वो जीन्स आगे जाकर ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होकर प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, राइट। तो सबसे पहले जीन की बात करते हैं हम, GCL होता है, GCL जिसे हम बोलते हैं जर्म सेल-लेस जीन, राइट, GCL। नॉर्मली अगर हम बोले कि हमने ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट किया और उसे म्यूटेंट कर दिया, ठीक है, यूवी रेडिएशन से या कैसे भी करके हमने ड्रोसोफिला को म्यूटेंट करवा दिया है। म्यूटेंट करवाएंगे तो क्या होगा, इनमें जर्म सेल्स, जर्म प्लाज्म उपस्थित रहेगा, ठीक है। आगे जाके अगर हम बोले तो ये प्रोजेनी भी बनाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन भी बनाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, जर्म सेल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो स्टेराइल बनेगी, राइट, क्योंकि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाया, यहाँ पर म्यूटेशन हो गया था, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी, एकदम स्टेराइल, आगे जाकर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जर्म प्लाज्म के अंदर ये जो जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये खोखले थे, इनकी संरचना प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं थी। तो हम बोल सकते हैं कि जर्म सेल्स या जर्म प्लाज्म जो है ये एकदम खाली प्रेजेंट है, खोखली संरचनाएं की तरह प्रेजेंट है, उनके अंदर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं लेकिन उनमें कोई कैरेक्टर नहीं है जो उन्हें जर्म सेल की तरह डिफाइन कर सके, इसलिए हम बोलेंगे कि वो खोखली संरचनाओं की तरह, बिल्कुल हॉलो संरचनाएं, हॉलो स्ट्रक्चर्स की तरह वहां प्रेजेंट रहेंगे, और ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे, वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो जर्म सेल लेस जीन का म्यूटेंट फॉर्म में ये फंक्शन देखा हमने। लेकिन अगर यही जर्म सेल लेस जीन की अगर हम बात करते हैं प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट है, एकदम नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, जर्म सेल्स को प्रॉपर्ली फॉर्म करेगा, इनके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और इनके फॉर्मेशन के साथ साथ और क्या करेगा, ये आगे जाकर इन्हें एक प्रॉपर जगह पर, एक प्रॉपर पोजीशन पर प्लेस करेगा, लोकेलाइजेशन करेगा, राइट, लोकेलाइजेशन इजीली कर पाएगा, राइट। तो ये नॉर्मल अगर जर्म सेल लेस जीन प्रेजेंट है तो जर्म सेल्स का प्रॉपर फॉर्मेशन होता है, प्रॉपर हम जो बोले डिटर्मिनेशन है जर्म सेल्स का वो प्रॉपर्ली हो पाता है, लास्ट पोस्टीरियर पार्ट पर पोल भाग की तरफ ये चीज होती है। तो फर्स्ट जीन की हमने बात की जर्म सेल लेस जीन। सेकंड जीन की हम बात करते हैं जो कि है हमारा ऑस्कर, ठीक है। ये भी कहाँ प्रेजेंट रहता है, मोस्ट प्रोबेबली हम कह के चलते हैं कि ये जो हमारा ऑस्कर जीन है ये भी पोस्टीरियर पार्ट में ही प्रेजेंट रहता है, राइट। और पोस्टीरियर पार्ट में इस जीन का रोल क्या होता है कि ये यहाँ पे जर्म सेल्स को होल्ड करके रखता है, इसी की वजह से जर्म सेल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और फॉर्म होके पीछे की तरफ आकर अरेंज हो जाते हैं पोलर रीजन्स पर, पोल भाग जो है वहां। तो ऑस्कर भी एक प्रोटीन की तरह वर्क करके एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करके वहां पर प्रेजेंट रहेगा और वहां पे जर्म सेल्स को वहीं पे जाके स्टोर करके रखेगा। वहीं थर्ड की हम बात करें अगर तो हमारा आता है
हमने पढ़ा था नैनोस का मोस्ट ऑफ द काम पोस्टीरियर पार्ट पे ही होता है और पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा और उसी के कारण नैनोस जो है जर्म सेल्स को डिटरमाइन कर पाएगा इस रीजन। राइट, इसी के बाद हम बात करते हैं, हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोमल आरएनए। ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन बाइंडिंग सब्सटेंस है जो प्रोटीन के साथ बाइंड करके जर्म सेल्स को डिटरमाइन करेगा और ये भी हमारी ड्रोसोफिला में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है और जर्म सेल्स के डिटरमिनेशन में एक इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, ये बाहर से सिग्नल्स देता है, ये एंटर नहीं करेगा जर्म सेल्स के अंदर, इसकी सिग्नलिंग जो होती है वो बाहर से होती है। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंटर कर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जर्म सेल्स के अंदर, जर्म सेल्स को बनाने में, डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, पर इसकी सिग्नलिंग बाहर से है, इसकी बिल्कुल भी एंट्रेंस नहीं है, ना न्यूक्लियस की तरफ ना न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये सिर्फ बाहर से ही सिग्नलिंग देकर जर्म सेल्स को डिटरमाइन करवाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे पीजीसी की, पोलर ग्रैन्यूल कॉम्पोनेंट। राइट, इसकी अगर हम बात करते हैं नॉर्मली तो ये भी हमारे, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं पोलर ग्रैन्यूल कॉम्पोनेंट, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली फंक्शन हम मान के चलते हैं कि ये पोल रीजन पर प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल फॉर्म में प्रेजेंट है और यह कॉम्पोनेंट जो है वो नॉर्मली क्या करेगा, जर्म सेल्स को एक प्रॉपर जगह पर होल्ड करने में हेल्प करेगा और इसी के कारण यहाँ पर जर्म सेल्स जो होंगे वो प्रॉपरली यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। अब अगर हम बोलते हैं कि बाय चांस हमने यूवी लाइट दे दी या यूवी ट्रीटमेंट दे दिया इन सेल्स को, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जर्म सेल्स फॉर्म ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जर्म सेल्स का फॉर्मेशन रुक जाएगा, जर्म प्लाज्म खाली होगा और वहां पर फंक्शनैलिटी वहां पर उन्हें नहीं मिल पाएगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि यूवी लाइट की वजह से इनका माइग्रेशन नहीं हो पाता पोलर रीजन्स पर। ठीक है, यूवी लाइट क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है प्रोटीन्स को और वो प्रोटीन्स उसे माइग्रेट करके पोल रीजन्स तक नहीं ला पाते और पोल रीजन्स तक अगर वो नहीं आ पाते तो जर्म सेल की फंक्शनैलिटी वहीं पर लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि पोल रीजन्स में ही ये बन रहे हैं, ये पोल रीजन्स पर आते हैं प्रोटीन्स के कारण, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं उनके कारण। ठीक है, तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में वो फिर पोलर रीजन्स तक पहुंच नहीं पाते और अपनी फंक्शनैलिटी को शो नहीं कर पाते। तो ये हमने बात की इंसेक्ट्स की। ठीक है, थर्डली हम अगर बात करते हैं एम्फीबियंस में, नॉर्मली एम्फीबियंस की जब हम बात करते हैं तो एम्फीबियंस में भी दो पोल्स होते हैं, एक होता है एनिमल पोल, एक होता है वेजिटल। राइट, अब जैसे हमने बात की ड्रोसोफिला में पोल रीजन्स में जर्म सेल्स पाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर वेजिटल भाग में कॉर्टिकल पोर्शन के वेजिटल भाग में, वेजिटल पार्ट में हमें जर्म सेल्स देखने को मिलते हैं।
जैसे ड्रोसोफिला में होल रीजन पर होते हैं पोस्टीरियर पर, ठीक है। और अगर हम फ्लोरोसेंट स्टेनिंग देते हैं, सपोज अगर हम फ्लोरोसेंट स्टेनिंग देते हैं तो वहां हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस स्टेनिंग के कारण हम जर्म सेल्स को डिटरमाइन भी कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जर्म सेल्स कहां पर प्रेजेंट है। और हमने देखे कहां है, कॉर्टिकल पोर्शन, वेजिटल पार्ट। अब सेकेंडली अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोटेशंस होते हैं। एम्फीबियन में जो एग्स हैं उनमें रोटेशन होता है, रोटेशन के थ्रू हम देखते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो जब हम सबसे पहले बात करें तो वेजिटल पोल की तरफ योग जो होगा यहाँ पर टाइनी पार्टिकल्स के रूप में, टाइनी आइलैंड्स के रूप में हमारे जर्म सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। गुच्छों के फॉर्म में, छोटे छोटे गुच्छों के फॉर्म में वेजिटल पोल की तरफ योग से अटैच है। जैसे योग अगर बीच में प्रेजेंट है या इस एरिया में आसपास कहीं प्रेजेंट है तो योग से अटैचमेंट इनका रहता है, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि योग यहीं पे ही प्रेजेंट है, पर इनका मोस्ट प्रोबेबली अटैचमेंट रहता है योग से, ठीक। योग से जुड़े हुए रहते हैं और टाइनी आइलैंड्स के रूप में प्रेजेंट है, राइट। अब हम बात करेंगे रोटेशन की, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, एग रोटेशन करेगा और उस रोटेशन के साथ हम देखते हैं कि ये जो टाइनी आइलैंड्स हैं जर्म प्लाज्मा के जो टाइनी आइलैंड्स प्रेजेंट हैं, ये टाइनी आइलैंड्स धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करते हुए साइड में जाते हैं, इनका मूवमेंट होता है, प्लस इनका अटैचमेंट योग से भी वहां प्रेजेंट है। तो इस तरह से मूव करके ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और धीरे धीरे स्लाइड अप करते जाते हैं। सेकेंडली अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी जर्म सेल को डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स रहे होंगे और सेम वो फैक्टर्स वैसे होते हैं जैसे इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने पढ़ा वासा एंड नैनोस जैसे कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं। अब क्योंकि इनका मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट के लिए भी यहाँ पर काइनेसिन जैसे प्रोटीन्स उपस्थित हैं, ठीक है, जो इनके मूवमेंट में हेल्प करेंगे। और प्लस इसी के साथ यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसी संरचना भी उपस्थित रहेगी, जिससे ये इजीली मूवमेंट कर सके। ये प्रोटीन्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब मिलकर क्या करते हैं, इनको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। काइनेसिन का मतलब ये होता है कि ये प्रोटीन का काम मूवमेंट का है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी मिलकर साथ में मूवमेंट कराती हैं ताकि इस जर्म सेल्स आगे जाकर मूव कर सकें। और इस मूवमेंट के कारण ही धीरे धीरे जर्म सेल्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है। हमने बोला वासा एंड नैनोस जैसे भी कुछ स्ट्रक्चर्स रीजन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। सेम यहाँ पर उसी तरह से कुछ पोलर ग्रेन्यूल्स उपस्थित रहते हैं जो इन जर्म सेल्स को डिटरमाइन करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, पीजीसीज, कंपोनेंट्स, इनके बारे में अभी डिटेल में बताया नहीं गया था एम्फीबियंस में, लेकिन साइंटिस्ट ने ये क्लियर किया है कि हाँ, इनके अंदर भी ऐसे कंपोनेंट्स कुछ प्रेजेंट हैं जो इनको डिटरमाइन करते हैं और जर्म सेल्स को इनके अंदर फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये थी जर्म सेल डिटर्मिनेशन की कहानी छोटी सी, जो कि हमने एम्फीबियंस में पढ़ी, इंसेक्ट्स में पढ़ी, उसके बाद नीमेटोड्स में पढ़ी, ठीक है। और एम्फीबियंस में बॉलोनाइन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर इसको देखा था, ऑब्जर्व किया था इसके डेवलपमेंट।